आज का टॉपिक है या आज की बुक है जो आपसे मैं आपको करवाऊंगा वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूं। फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन सा सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर या फार्मास्यूटिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। मेडिसिन कैसे बनती हैं, इंजेक्शंस कैसे बनते हैं, टैबलेट कैसे बनती हैं, सिरप कैसे बनती है, उनके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा प्रोसीजर है, कौन से मेथड अडॉप्ट किए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक्स में। फार्मेसी क्या है, फार्मेसी की कितनी ब्रांचेस हैं, फार्मेसी बनी कैसे, ये वर्ड कहाँ से आया है, इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं, वो हर चीज़ हम फार्मास्यूटिक्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे कोई स्टूडेंट मैट्रिक किया है, किसी ने एफएससी की हुई है, कोई एमएससी कर रहा है, मेडिकल प्रोफेशन से है, नॉन मेडिकल प्रोफेशन से है, किसी भी बंदे ने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़े होंगे। ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी फार्मेसी के स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, इसके अलावा किसी और स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। तो इस वजह से ये सबके लिए नए सब्जेक्ट होंगे। प्रीवियस स्टूडेंट्स को इसके बारे में किसी भी किस्म का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर कोई स्टूडेंट्स जो है फार्मेसी फील्ड से रिलेट है करता है तो फिर शायद उसे हाउ नो हो, नॉर्मली किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सबके लिए एक नई चीज है। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है फार्मेसी। व्हाट इज अ फार्मेसी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अमेरिकन कॉलेज के मुताबिक फार्मेसी क्या है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो पहला एमसीक्यूज कि ये किस फील्ड की ब्रांच है, ये मेडिकल साइंस की है। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन, quality assurance, distribution, related affairs, clinical uses, and marketing patterns of the drug। यानी कि फार्मेसी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप नई नई ड्रग्स डिस्कवर करते हैं। किस तरह डिस्कवर करते हैं, उनके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, लाइक प्लांट से हासिल करते हैं, एनिमल से हासिल करते हैं, लैब्स में स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो डिस्कवर, न्यू ड्रग्स डेवलप करना, यानी कि प्लांट से ड्रग्स ली, उसमें मॉडिफिकेशन करके उसके स्ट्रक्चर को तब्दील करके उसे नई ड्रग में कन्वर्ट कर लिया, तो इसे डेवलपमेंट। सिंथेसिस, मुकम्मल तौर पे ड्रग्स को लैब में तैयार करना, कोई उनका नेचुरल सोर्स ना हो, फिर उन्हें लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करना। उनके एक्शन क्या, वो दवाई का एक्शन पॉइंट आउट करना कि वो दवाई सर दर्द के लिए है, वो पेट दर्द के लिए है, या वो ब्लड प्रेशर के लिए है, डायबिटीज के लिए, अस्थमा के लिए, कहाँ पर वो अपना एक्शन शो करेगी। क्वालिटी अश्योरेंस, उस ड्रग को जब बनाया जाए कितनी ज्यादा प्योर होगी और कितना अच्छा थेराप्यूटिकल इफेक्ट शो करेगी। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिगार्डिंग अफेयर्स, यानी उसे कराची में वो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है और उसे पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करना, इवन यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लिनिकल यूजेस, कहाँ कहाँ पर उसका इस्तेमाल है और कितने उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स और कितने हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं। और मार्केटिंग पैटर्न्स, अगर एक टैबलेट आपके पास या एक आपके पास सिरप है जो कि अच्छे टेस्ट में नहीं है, लाइक पैनाडोल, आपने बच्चों के लिए, आपको पता है इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट फ्लेवर्स में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डिफरेंट फॉर्म्स में उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास, ये इन तमाम की स्टडी को हम फार्मेसी कहते हैं। वन सेकेंड, मैं ज़रा मैसेजेस बच्चों के देख लूँ। बच्चे ये आपके पास बुक्स नहीं होंगी, ठीक है, तो मैं आपको ये बुक्स आज प्रोवाइड कर दूंगा। ये बुक्स जो हैं आपके पास, जो बुक्स आई हैं वो बुक सिर्फ हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और इन सब की। ये वाली बुक नहीं है बीच में शामिल होगी, तो ये बुक भी आपकी है, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी, इंशाल्लाह वो आपको आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेक्चर के बाद मैं आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सीआर को भेज दूंगा। तो सीआर आगे बच्चों को ये राजी के ग्रुप में अगर मैं भी एडमिन में हुआ तो इंशाल्लाह मैं उधर ही आपको ये फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि सब बच्चों को ये मिल जाए। अब इसी तरह अमेरिकन जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो है फार्मासिस्ट क्या है, ठीक है, तो फार्मेसी इज अ प्रोफेशन, ठीक है, डेलिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव द ऑप्टिमम थेराप्यूटिक आउटकम्स। अकॉर्डिंग टू फार्मासिस्ट, फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों को प्रॉपर
मेडिकेशन देते हैं, उनको प्रॉपर डिवाइसेस देते हैं, और सर्विसेज यानी उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं ये मेडिसिन आपने किस टाइम खानी है, किस टाइम नहीं खानी, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑप्टिमम जो थेराप्यूटिकल रिजल्ट्स हैं या आउटकम्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके। तो ये आपके पास अकॉर्डिंग टू फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक फार्मेसी क्या होती है, और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के मुताबिक जस्ट फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी की टाइप्स हैं आपके पास: इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी. Community pharmacy is further divided into two types: is a retail pharmacy and a wholesale pharmacy. अब हम इन तमाम ब्रांचेस को या टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके बारे में क्या लिखा गया हुआ है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज अ फंडामेंटल बैकबोन ऑफ द फार्मेसी। इस चीज का मतलब है कि हमारे पास जब हमने इस फार्मेसी प्रोफेशन को स्टार्ट किया था पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इसका पोर्शन था या इसकी जो टाइप थी या इसकी स्पेशलिटी थी वो थी इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मेसी की बैकबोन है, और क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है ऑन द लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल के लेवल के ऊपर हम लोग मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा इंडस्ट्रीज हैं और सबसे ज्यादा डिमांड फार्मेसी की या फार्मासिस्ट की वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ही है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस किए गए हैं, और इट्स अ 5 डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के अंदर फार्मासिस्ट मौजूद है, और हर एक डिपार्टमेंट के हर एक सेक्शन के अंदर फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं। फार्मासिस्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस, वर्थ और वैल्यू जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में है। प्रोडक्शन सेक्शन, प्रोडक्शन सेक्शन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वो सेक्शन होता है जहाँ पे नई नई ड्रग्स जो हैं फार्मुलेट की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, ठीक है। और इनमें क्या क्या आप बनाते हैं, इनमें टैबलेट्स बनाते हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं और सीरप्स हैं। हर एक सेक्शन के अंदर टैबलेट सेक्शन का फार्मासिस्ट सेपरेट होगा जो कि उसकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल करेगा। इसी तरह सिरप का, इंजेक्शंस का और आपकी कैप्सूल्स का, तो इन सब की अपनी स्पेशलिटी होती है फार्मासिस्ट की, जो कि अपनी इसी फील्ड के अंदर काफी टाइम गुजार रहे होते हैं। वेयर हाउस एक और उनका डिपार्टमेंट या सेक्शन है जहां पर आने वाला तमाम रॉ मटेरियल जो कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है उसको, और उसके अलावा वो प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रीज में बन चुकी होती हैं, फिनिश्ड फॉर्म में होती हैं, उनको स्टोर किया जाता है। और वेयर हाउस वो कमरा, वो गोदाम, वो जगह होती है जहां पर इन ड्रग्स को स्टोर किया जाता है, और देन यहाँ से ही उनको पूरी मार्केट में आगे सप्लाई की जाती है। इसके बाद आपके पास एक और सेक्शन है जिसे क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन कहते हैं। ये वो सेक्शन या ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें वो तमाम रॉ मटेरियल जो किसी ना किसी कंट्री से, चाइना से, रशिया से, इंडिया से, अमेरिका से, फ्रांस से मंगवाया जाता है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है कि क्या ये वही रॉ मटेरियल है जो हमने मंगवाया है, और वो क्या उतना ही प्योर है जितना प्योर हमने उनको जिसके अकॉर्डिंगली पे किया हुआ है। और इसी तरह वो तमाम मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर होने के बाद रेडी होती हैं उनको भी बकायदा टेस्ट किया जाता है। उनको देखा जाता है कि क्या जो मेडिसिन बनाई हैं, टैबलेट बनाए हैं, इंजेक्शन बनाए गए हैं, सिरप बनाए गए हैं, वो सही तरीके से मैन्युफैक्चर हुए हैं या नहीं हुए, क्या उनकी क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्या वो ह्यूमंस की बॉडी में जाकर अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो तमाम लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होती है किसी भी इंडस्ट्री के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन या डिपार्टमेंट ये भी आपकी इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज में होता है। लोकल इंडस्ट्रीज में वहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो न्यू रिसर्चेस करती हैं, न्यू डेवलपमेंट्स करती हैं, नई से नई चीज़ डेवलप करके, ताकि अच्छे तरीके से एक प्रोडक्ट को मज़ीद बेहतर तरीके से लॉन्च किया जा सके मार्केट में। एंड द लास्ट वन, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। ये वो वाला सेक्शन होता है जहां पर इंडस्ट्रीज के तमाम लीगल मैटर्स को, कि कौन सी ड्रग्स हमने बनानी है, कितनी मिकदार में बनानी है, यानी कागजी कार्रवाई, जितनी भी इंडस्ट्रियल पेपर वर्क होता है, इंडस्ट्रीज की मेंटेनेंस, इंडस्ट्रीज के
अश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही कंट्रोल करते हैं। तो ये तमाम वो सेक्शन है जिनके बगैर इंडस्ट्रियल फार्मेसी जीरो है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी फार्मेसी प्रोफेशन का मेन पिलर है, और यहाँ पर ये वो लेवल है जहाँ से एक कंपनी से आने वाली मेडिसिन हम कम्युनिटी में, यानी कि हमारी सोसाइटी में, हमारी लोकेलिटी में, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब हमारी कम्युनिटी फार्मेसी के क्या क्या गोल्स हैं? सबसे पहला गोल ये होता है कि हमने जो लोगों को, जो जनरल पब्लिक है, उन्हें क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, यानी जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाए उसकी क्वालिटी 100% हो, और वो एफिकेसी वाइज भी बहुत अच्छी हो कि पेशेंट जब उस मेडिसिन का इस्तेमाल करे उसे फ़ौरन अपनी डिजीज से रिलीफ मिले। सेकेंड पॉइंट, इट्स प्रोवाइड द गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग टू द मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। पेशेंट को प्रॉपर बताया जाए कि उसने मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी है, कितनी इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले आपने इस्तेमाल करनी है या सुबह के टाइम इस्तेमाल करनी है, ड्राइविंग के दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, ठीक है। और वैक्सीनेशन के बारे में मुकम्मल काउंसलिंग दी जाए, और डिफरेंट टाइप के हेल्थ के जो कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएं, लोगों को अवेयरनेस दी जाए डिफरेंट डिजीज के बारे में, लाइक हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स के बारे में, और कोरोना के बारे में लोगों को बताया जाए कि किस तरह हम इससे महफूज रह सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, फार्मासिस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल ऑफ दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटीज, बट अनफॉर्चुनेटली the pharmacists are unable to perform these type of the activities because they are unable. Nobody guide them, nobody provide the information, nobody teach them how to teach the public. तो इस वजह से हमारे फार्मासिस्ट इस काबिल नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम अ फार्मासिस्ट, बट मैं स्टिल ये बात कहता हूँ कि मेजॉरिटी फार्मासिस्ट ये जो हमारी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो हमारे रोल है वो उसे फुलफिल नहीं कर रहे, जो बहुत गलत है। इसी तरह लोगों के साथ डिफरेंट टॉक्स, सेमिनार्स रखे जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए, उनके अंदर जो आने वाले एडवर्स इफेक्ट हैं, एडीआरस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, मेडिसिन से रिलेटेड उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो वो डॉक्टर्स के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें ताकि पेशेंट उनसे वो चीज़ डिस्कस करें और उसको वो रिजॉल्व करें, ठीक है। अब कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर दो मजीद कैटेगरीज थी जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक थी रिटेल फार्मेसी और एक थी होल, ठीक है, जो आपके घरों के करीब आपके लोकेलिटी में अवेलेबल है। यहाँ पर बेसिकली ये वो रिटेल फार्मेसी, उससे फार्मेसी को कहते हैं जहाँ पे पेशेंट डायरेक्टली आकर मेडिसिन परचेज कर सकता है, और वो आपके जनरल पब्लिक को एक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है फिक्स परसेंटेज पे। होलसेल बेसिकली एक ऐसी फार्मेसी को हम कहते हैं, आजकल इसके नाम, इसको एक और नाम से बहुत ज्यादा कॉमन पुकारा जा रहा है, जो इंडस्ट्री और रिटेल फार्मेसी के दरमियान में कनेक्शन जनरेट करती है। कैसे? सिंपल चीज कि होलसेलर जो होगा वो जाकर इंडस्ट्री से एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर मेडिसिन परचेज करके लाएगा। अब जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होगा, यानी सोसाइटी के अंदर रहने वाला, वो जैसे अगर मेरी अपनी फार्मेसी है तो मैं इंडस्ट्री से लेने की बजाय उस होलसेल से वो चीज परचेज करूंगा। तो होलसेल इज अ कनेक्शन बिटवीन द रिटेल फार्मेसी एंड द इंडस्ट्री। तो वो भी एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर वो अपनी मेडिसिन ला के अपने पास रखता है। फोरेंसिक मेडिसिन, तो फोरेंसिक फार्मेसी कह लें या फोरेंसिक मेडिसिन, तो नहीं वर्ड ले सकते। फोरेंसिक फार्मेसी भी इज अ ब्रांच ऑफ द फार्मेसी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ड्रग लॉस। आपको पता है ड्रग लॉस भी होते हैं जो कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, और हम लोग भी पढ़ते हैं, फार्मासिस्ट पढ़ेंगे और आप लोग भी पढ़ेंगे कि आपके पास ड्रग्स को रखने के, ड्रग्स के एक लीगल प्रोसीजर होते हैं, उन स्टडी को हम फॉर्मेट हैं, जिसमें आप लोगों को लीगल एस्पेक्ट्स और लीगल प्रैक्टिस बताई जाती है कि किस मेडिसिन का आपने कितना इस्तेमाल करना है, कौन सी दवाई आपने प्रिस्क्राइब से। जो बी कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होता है, उनको नारकोटिक्स रखने की इजाजत नहीं होती, और जो फार्मासिस्ट होते हैं जिनके पास एक कैटेगरी होती है। ओके, इसके बाद आपके पास वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जिनकी जो फोरेंसिक फार्मेसी में डिस्कस किए जाते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर हैं जो फार्मासिस्ट बन सकते हैं सिर्फ, आपके पास कौन कौन सी लीगल अथॉरिटीज हैं कि आपने किस तरह जाके इंस्पेक्शंस करनी है, आपने किस तरह इंडस्ट्रीज को देखना है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब स्टडी करवाया जाता है आपको फोरेंसिक फार्मेसी के अंदर। किस तरह एक इंडस्ट्री एक ये मेडिकल स्टोर को या फार्मेसी को रजिस्टर करना है, उसके क्या एंड रूल एंड रेगुलेशन है, वो फोरेंसिक फार्मेसी बताती है। आपने किस तरह एक नई मेडिसिन बनानी है और किस तरह उसे मार्केट में लॉन्च करना है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, वो भी आपको फोरेंसिक फार्मेसी में पढ़ाए जाते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी हमारा लास्ट टॉपिक इसमें बनेगा। तो हॉस्पिटल फार्मेसी भी सिंपल वैसे ही एक फार्मेसी होती है जिस तरह रिटेल फार्मेसी होती है। इट्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल एंड देयर इज आल्सो फार्मासिस्ट अवेलेबल। और ये इंडोर पेशेंट्स के लिए होती है। पेशेंट go there and show their prescription which is prescribed by the physician, and then pharmacists check all the medicines and provide the patient। तो वो इसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। सेम वही पैटर्न है, सेम वही प्रोसीजर है जो कि रिटेल फार्मेसी का था, बट इट्स द लोकेशन इन द हॉस्पिटल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अ हॉस्पिटल फार्मेसी। एंड द pharmacist who's working in the hospital pharmacy, they are called a hospital pharmacist। अब व्हाट इज अ फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट क्या होता है? बहुत सिंपल वर्ड्स में उन्होंने बताया भाई। यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन जिसने 2005 से पहले बी फॉर्म, जो कि 4 साल की डिग्री थी, उसके बाद 2005 के बाद जितने भी बैचेस आए हैं उन्होंने फॉर्म डी 5 इयर्स डिग्री की है, और वो पाकिस्तानी फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर होने के बाद उन्हें वहां से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिससे प्रूफ मिलता है कि ही इज अ फार्मासिस्ट, और और उनको कैटेगरी ए प्रोवाइड की जाती है जिसे फार्मेसी कहते हैं, और वो उस पे हर तरह की मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस यहाँ भी रख सकते हैं। असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है, जिस यानी कि आप लोगों के बारे में बात की जा रही है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोग हमेशा पाकिस्तान में फार्मेसी टेक्नीशियन कहलाते हैं, आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट नहीं कहलाते। ऐसी टर्म पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती। पाकिस्तान के बाहर दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट है और एक है फार्मेसी टेक्नीशियन। अगेन वहाँ पे वो स्टूडेंट जिन्होंने ये डिप्लोमा किया होता है उन्हें फार्मेसी टेक्नीशियन ही कहा जाता है। लेकिन जो जैसे हम लोग हैं फार्मासिस्ट, जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हमारे पास जाते ही लाइसेंस नहीं होता। देन हम वहाँ पे कोर्स करते हैं विच इज़ कॉल्ड असिस्टेंट फार्मासिस्ट, और हम लोग वहाँ पे फिर असिस्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पे काम करते हैं। और जब हम लोग वहाँ के टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं देन वी आर कंसीडर अ फार्मासिस्ट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने डिप्लोमा किया हो बी कैटेगरी का, जो आप लोग कर रहे हैं, और वो भी फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर हो और उसके पास बी रजिस्ट्रेशन यानी कि मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद हो, देन दे आर कॉल्ड अ फार्मेसी टेक्नीशियन। अब आप लोगों की क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सिंपल सी बात है, आपने परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन में इन्वॉल्व होना है, मेडिसिन की मैनेजमेंट यानी कि पूरी फार्मेसी के अंदर मेडिसिन को मैनेज करना है। इसके बाद आपने जो इंडोर आउटडोर पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन आती है उन्हें मेडिसिन आपने प्रोवाइड करनी है। हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल खा पी नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल मेडिसिन तैयार की जाती है विच इज कॉल्ड अ TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि उनको टोटली ड्रिप्स पे रखा जाता है। तो वो एक प्रिपेयर करते हैं, स्टेराइल सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, इंजेक्शंस प्रिपेयर करके देते हैं, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग करवाते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपने किस तरह प्रिस्क्राइब करनी, बिकॉज यू आर अ मेडिसिन एक्सपर्ट। ठीक है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट वन इज अ क्लिनिकल फार्मेसी। पाकिस्तान में क्लिनिकल फार्मेसी का ट्रेंड तकरीबन ना होने के बराबर है, अभी तक डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी के मुताबिक इसकी डेफिनेशन ये है, क्लिनिकल फार्मेसी इज अ स्पेशलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो फार्मास्यूटिकल साइंसेज की एक स्पेशलिटी है जिसमें हम स्टूडेंट्स को ये ट्रेन करते हैं कि उन्होंने ड्रग्स या मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डिजीज पढ़ाई जाती है, किस डिजीज में आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और कौन सी डिजीज में आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। इन सब चीज़ों के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास होती है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी बहुत कम है, हमारी सोसाइटी में इस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं होती। लेकिन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स यानी अगर आप बाहर जाते हैं बाहर के मुल्कों में तो वहाँ पे आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट मिलते हैं। बट आई हैव
मेरी मेरी स्पेशलिटी है क्लिनिकल फार्मेसी की। आई एम अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन अ फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल। तो इसमें फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? फार्मासिस्ट की बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फर्स्ट वन, उसे ये पता होना चाहिए कि डिजीज क्या है, उसे डिजीज की पूरी नो होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन उस डिजीज के अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करेगा या मेडिसिन बताएगा। इसके बाद उसने ये चीज जरूर देखनी है कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने बना के दी है, देयर इज अ सम इंट्रैक्शंस और नॉट, वहाँ पे कोई ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द हॉस्पिटल, तो मैं ये चीज़ देखता हूँ। तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप वो मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे, वरना अदरवाइज मैं ऑब्जेक्शन लगाकर उस प्रिस्क्रिप्शन को वापस भेज सकता हूँ कि देयर इज अ सम ड्रग इंट्रैक्शंस, दैट्स व्हाई आई कांट डिस्पेंस, मैं इसे डिस्पेंस नहीं कर सकता, तो यू शुड बी चेंज द मेडिसिन और मे बी चेंज द डोज। तो मैं ये डॉक्टर्स को भेजूंगा, ठीक है। ये जो बच्चे कर रहे हैं इस तरह की फजूल हरकतें, तो आप प्लीज इस तरह की ये जो चीजें हैं मत करें, वरना अदरवाइज मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। दिस इज अ लास्ट वार्निंग, क्योंकि आप लोगों के नाम मेंशन होते हैं जब आप इस तरह की फजूल किस्म की एक्टिविटीज कोई भी परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। सिर्फ पढ़ने आए हैं तो बेहतर है आप पढ़ें, वरना अदरवाइज आपका मूड नहीं है पढ़ने का तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स जरूर चेक करते हैं। फार्मेको इकोनॉमिक, ठीक है। फार्मेको इकोनॉमिक जो है, जस्ट वन सेकंड बच्चे, मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूँ देन आई टेक योर क्वेश्चन। फार्मेको इकोनॉमिक स्टडीज जो है हम लोग जो है उसमें ये चीज देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने एक पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है और वो मेडिसिन जो है 150 की है, पूरे दिन में उसने लेनी है, उसकी उसकी जो इनकम है वो है 300। डू यू थिंक वो मेडिसिन परचेज करेगा? नो, वो कहेगा मैं इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन परचेज करने के बजाय अपनी फैमिली के लिए कोई फूड स्टफ ना घर के लिए ले जाऊं, तो वो कभी भी मेडिसिन परचेज नहीं करेगा, जिससे डिजीज मजीद जो है प्रोलिफरेट करेगी। तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर डॉक्टर ने कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन उसे लिखी है तो आप उसे गाइडलाइन, उसकी काउंसलिंग करें और उसे बताएं कि अगर आप इसकी जगह ये वाला अल्टरनेटिव ब्रांड यूज करेंगे जिसके अंदर जो है ये इशू नहीं है, आप उसे इजीली परचेज कर सकते हैं और आपकी डिजीज भी प्रोलिफरेशन रुक जाएगी, तो देन वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा और वो आपसे वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें ताकि वो डिजीज को मजीद जो है स्प्रेड ना होने दे। ड्रग फार्मूलेरी आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग किस किस फॉर्म में अवेलेबल है और कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ताकि पेशेंट को आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें। थेराप्यूटिक्स क्या होता है? थेराप्यूटिक्स द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। तो डिजीज के ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए जो आपके पास मेडिकल ब्रांच है, दे आर कॉल्ड द थेराप्यूटिक्स। राइट नाउ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपका हमारा सेकंड चैप्टर है which is the drug according to the Ansel। Ansel एक साइंटिस्ट है ये फार्मेसी फील्ड में बहुत ज्यादा फेमस है, और इनके अकॉर्डिंगली एन एजेंट इंटेंडेड फॉर द यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इन द ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। यानी इस दुनिया में वो तमाम केमिकल्स, वो तमाम एजेंट्स, वो तमाम चीजें जो कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके क्योर के लिए या उसकी प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जाए ह्यूमंस में या एनिमल्स में, दीज टाइप ऑफ द एजेंट्स आर कॉल्ड ड्रग्स। ड्रग्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल, जैसे कि ओटीसी ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स, वन ऑफ द वेरी फेमस ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन, ओके। एंड देन आर लेक्सेटिव। लेक्सेटिव वो ड्रग्स होती हैं जो चीजें जो कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल होती हैं, यानी कि वो लोग जिन्हें कब्ज हो जाए उनको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करवाने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, दीज आर द लेक्सेटिव्स। एंड ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो ड्रग्स, ये तमाम ड्रग्स ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं। मजे की बात, पाकिस्तान में हर ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इजीली अवेलेबल है, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, इट्स अ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स। बाहर के मुल्कों में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये मेडिसिन या इस तरह की मेडिसिन कुछ मिल जाएंगी, वरना मेजोरिटी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन नहीं मिल सकती।
अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो ड्रग्स जिसके लिए फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन होना कंपलसरी है, लाइक एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिट्यूरेट्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यानी कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये तमाम वो ड्रग्स हैं, ये तमाम वो ड्रग्स हैं जो कि आप लोगों की इजीली अवेलेबल हैं, जो कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको मिल सकती हैं। पाकिस्तान में ये तमाम ड्रग्स भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं। एक और क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। ड्रग्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स भी हमारे पास है। द फर्स्ट वन इज अ नेचुरल सोर्स एंड द सेकंड वन इज अ सेमी सिंथेटिक सोर्स एंड द सिंथेटिक सोर्स। वो तमाम ड्रग्स जो कि प्योरली प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रोब से हासिल होती हैं और उनमें कोई अल्टरेशन, कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं की जाती, इस तरह की तमाम ड्रग्स को हम लोग नेचुरल सोर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट सोर्स ड्रग्स, वो ड्रग्स जो प्योरली प्लांट से हासिल होती हैं, जैसे रेजरपीन या डाइजोक्सन, ये वो मेडिसिन है जो प्योरली प्लांट से हासिल होती है और जिनको हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम ड्रग्स जिनका एनिमल सोर्स है वो है इंसुलिन। इंसुलिन एनिमल से आती है। सेक्स हार्मोन, बहुत ज्यादा इंसुलिन बैक्टीरिया से हासिल की जा रही है जेनेटिकल इंजीनियरिंग के मेथड के थ्रू। सेक्स हार्मोन में फीमेल प्रेग्नेंट हॉर्स होती है, उसके यूरिन से कुछ सेक्सुअल हार्मोन हासिल किए जाते हैं जो कि हमारी फील्ड में या हमारी दुनिया में फीमेल जो होती हैं, जो इनफर्टाइल होती हैं, जो बांझ होती हैं, जिनके घर बच्चा नहीं हो सकता, उनकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। थायरोक्सिन गले के लिए है। माइक्रोबियल सोर्स भी हैं हमारे पास। दुनिया में जितनी भी एंटीबायोटिक आप खाते हैं, चाहे अमोक्सिल है, ऑगमेंटन है, नोविडेट है, आजकल जो है अजिथ्रोमाइसिन बहुत कॉमनली कोविड पेशेंट को रिकमेंड की जा रही है। बेलोसेफ है, बहुत सारी एंटीबायोटिक है, बेतहाशा एंटीबायोटिक है। मेजोरिटी 99% जो एंटीबायोटिक है वो माइक्रोबियल सोर्स से आती हैं। इंसुलिन बैक्टीरिया की एग्जाम्पल दे सकते थे हम लोग। वैक्सीन, अगेन कोरोना भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसकी भी तो वैक्सीन हमने बनाई है, तो वैक्सीनेशन भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही सोर्स है, जैसे कि जिंक और आयोडीन। आयोडीन पायोडीन के अंदर अवेलेबल होती है, जिसे हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिंक जो है वो सरबेक्स जिंक, उनके अंदर भी जिंक अवेलेबल होता है एज अ मिनरल सोर्स। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जिन्हें आधा नेचुरली बनाया जाता है, यानी कि उन्हें उनका आधी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्लांट से आ रही है और आधा उन्हें लैब में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ऐसी ड्रग्स जिनका सोर्स नेचुरल हो बट उन्हें लैब में मॉडिफाइड किया गया हो, उनको हम सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। जैसे आपके पास अमोक्सल, सिफेक्सियम, सेफ्ट्रेक्सोन, ये तीनों की तीनों एंटीबायोटिक हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। नेचुरल सोर्स इनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बट इट इज रीमैन्युफैक्चर्ड और may be modified in the industry. That's why they are called a semi-synthetic drugs. सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो टोटली प्योरली लैब्स में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, इनका कोई भी लिंक नेचुरल सोर्स के साथ नहीं होता, लाइक पेनाडोल, एस्प्रिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड सल्फोनामाइड ड्रग्स। ये तमाम ड्रग्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बेतहाशा एग्जांपल्स हैं आपके पास। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नई कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। द फर्स्ट वन इज अ जेनेरिक नेम। व्हाट इज अ जेनेरिक नेम? किसी भी ड्रग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो उस किसी भी ड्रग का जो ऑफिशियल या साइंटिफिक नेम है, दीज आर कॉल्ड अ जेनेरिक नेम, और ये चेंज नहीं होते, ये हमेशा सेम रहते हैं, लाइक पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। अब जब मैं पैनाडोल बना रहा हूँ और फॉर एग्जांपल सरफरख जो है वो भी पैनाडोल बना रहे हैं, सरफरख ने उसका नाम रखा है फिब्रोल और मैंने उसका नाम रख दिया है कालपोल, लेकिन अंदर केमिकल कौन सा है? पैरासीटामोल ही है। तो जेनेरिक नेम, साइंटिफिक नेम या ऑफिशियल नेम कभी तब्दील नहीं होते।
ब्रांड नेम या जिसे हम ट्रेड नेम भी कहते हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एक ही ड्रग के आपको बेतहाशा जो नाम मिलते हैं इन द मार्केट, दे आर अ ट्रेड नेम या ब्रांड नेम, लेकिन जो उसका जेनेरिक नेम है वो फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है पैरासीटामोल, इट्स अ जेनेरिक नेम। पैनाडोल, कालपोल, डिस्पोल, तो ये उसके ब्रांड नेम है। इसी तरह डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोरान, वॉल्ट्रा, एस्प्रिन के डिस्प्रिन और लोप्रिन, तो ये उनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जबकि वो जेनेरिक नेम एक ही रहता है। तो बच्चे ये केमिकल नेम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिसन, जो उनके साइंटिफिक यानी कि प्योरली अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल नेम होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल नेम। जैसे कि एस्पिरिन का जो केमिकल नेम है यानी उसका जो स्ट्रक्चरल नेम है, दिस इज कॉल्ड अ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और जो पैनाडोल है इसका केमिकल नेम है एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं राइट।